हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा था, न्यूटन का गति विषयक नियम। उसमें हम लोगों ने न्यूटन्स के तीनों नियम पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जिसमें कि फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे जड़त्व का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड नियम हमको फोर्स के बारे में बताता है, F इक्वल्स टू एम ए। एंड थर्ड लॉ हमको एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। तो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू देख सकते हैं। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कार्य की बात करें, कार्य, वर्क, ठीक है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी भी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर, किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में, उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, किया जाता है। बात क्लियर हुई? यानी कि किसी भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा करके उस बॉडी को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन माना जाएगा। जैसे अब सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक पिंड है, ठीक है। यहाँ पे एक पिंड है और यह इस सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और इस पिंड पर हम लोग फोर्स F लगाते हैं इस डायरेक्शन में, इस पिंड पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और इस पिंड पर फोर्स लगने के कारण इस पिंड में विस्थापन होता है, इस पिंड में डिस्प्लेसमेंट होता है और यह पिंड विस्थापित होकर के इस पॉइंट पे आ जाता है, यह पिंड विस्थापित होकर के इस पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि इसमें विस्थापन S हो रहा है, ठीक है। यानी कि फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कार्य कितना होगा? अब देखो, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो विस्थापन की दिशा में फोर्स कितना होगा? अगर हम लोग देखें तो यह विस्थापन की दिशा से थीटा एंगल कोण बना रहा है, फोर्स हमारा विस्थापन के डायरेक्शन से थीटा एंगल कोण बना रहा है। तो अगर ये फोर्स हो और एंगल थीटा हो तो विस्थापन के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा? इधर कंपोनेंट होगा F cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा? F sin थीटा। यानी कि फोर्स F का जो कंपोनेंट F cos थीटा है वही कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर हम लोग कार्य का फॉर्मूला देखें, कार्य बराबर कार्य W इक्वल्स टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो W इक्वल्स टू, अब देखो बल कितना लग रहा है विस्थापन की दिशा में, F cos थीटा, F cos थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, H है। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, FH cos थीटा। W इक्वल्स टू FH cos थीटा, जहां W किया गया कार्य और H विस्थापन है, विस्थापन, और थीटा क्या है, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, इतनी बातें क्लियर है? दैट्स वेरी सिंपल। W इक्वल्स टू FH cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर, पहला यूनिट,
ठीक है। दूसरा इसका यूनिट देखते हैं। दूसरा कार्य का मात्रक क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, जूल, ठीक है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, दूसरा हमारा हो गया जूल, और 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अब देखो कार्य के और भी कुछ मात्रक होते हैं, कार्य के और भी कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक होते हैं जो कि ऊर्जा के भी होते हैं। तो कार्य और ऊर्जा के अन्य मात्रक इसके देखते हैं। अन्य मात्रक, पहला होता है अर्घ, यानी कि 1 अर्घ। अर्घ क्या होता है, अर्घ सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है, अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। तो 1 अर्घ में कितना जूल होता है, 1 अर्घ में कितना जूल होता है, या हम लोग इस तरीके से लिखें 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ, 10 पावर 7 अर्घ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारा मात्रक है जो कि एग्जाम से पूछा जाता है, 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ। उसके बाद क्या होता है, चौथा हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। उसके बाद क्या होता है, कैलोरी, 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 1 कैलोरी में कितना जूल, 1 कैलोरी में 4.184 जूल, 1 कैलोरी में 4.184 जूल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग देखें 6 नंबर का किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, KCl। तो 1 किलो कैलोरी में होता है 4184 जूल, ठीक है। 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 4184 जूल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा। तो 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, 1 वाट घंटा में क्या होगा, 1 वाट इंटू 1 आवर, यानी कि 3600 जूल, 3600 जूल होगा 1 वाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो इसमें होगा 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाता है 3.6 इंटू 10 पावर, देखो 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऊर्जा और कार्य के इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उनके बीच में रिलेशन होता है जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला मात्र क्या है, न्यूटन मीटर। दूसरा जूल, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। उसके बाद 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्घ, या यहाँ से पूछ सकता है 1 अर्घ, 1 अर्घ में कितना जूल, तो 10 पावर माइनस 7 जूल, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इसके बाद आता है कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.814 जूल, किलो कैलोरी 4184 जूल, 4184 जूल। उसके बाद आता है वाट घंटा। 1 वाट आवर कितना होगा, 1 वाट इंटू 1 आवर, यानी कि 3600 जूल। उसके बाद 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 6 10 पावर 6 जूल। तो क्या है, ऊर्जा के कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। ओके, इससे आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति कैसी होगी। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति से मतलब है कि किस कंडीशन में किया गया कार्य धनात्मक होगा, किस कंडीशन में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, किस कंडीशन में किया गया कार्य शून्य होगा, कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। तो अभी हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, W इक्वल्स टू FH cos थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव वर्क होगा। तो देखो अगर थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 और 90 के बीच में होती है, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आज समझ में आ रही है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, फर्स्ट कंडीशन। यानी कि जैसे हम लोग देखें थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्या है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा FS cos 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, FS इंटू 1/√2, ये हमारा क्या होगा, वर्क डन इतना हो जाएगा जूल। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 और 0 के बीच में है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, इस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 से अधिक होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा, उस कंडीशन में वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। जैसे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू ले ले 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू ले ले 120 डिग्री जो कि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू FS cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा FS इंटू -1/2, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, -FH/2। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। अब देखो वर्क डन मिनिमम कब होगा, मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन, वर्क डन यानी कि W मिनिमम, W मिनिमम कब होगा, अगर इस इक्वेशन हम लोग देखें FS cos थीटा, तो थीटा का cos थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन मिनिमम होगा। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा का वैल्यू 0 होगा, अगर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 90 डिग्री कर दें तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो W मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क, उसके बाद मिनिमम 0 वर्क। और निगेटिव वर्क कब होगा, निगेटिव वर्क क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू हमारा 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। तो तीनों चीज क्लियर है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और मिनिमम वर्क डन। देखो कार्य की मिनिमम वैल्यू, कार्य 0 कब हो सकता है, अगर हम लोग एक कंडीशन देखें 0 वर्क, 0 वर्क, तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कि किया गया कार्य हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं W इक्वल्स टू FS cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर वर्क डन 0 हो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर वर्क डन 0 उसके लिए जरूरी है या तो F क्या हो, F 0 हो, फर्स्ट कंडीशन, या तो F 0 हो, पिंड पर लगाया गया फोर्स का वैल्यू 0 हो तो किया गया कार्य 0 होगा। दूसरा S 0 हो, S 0 मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो, उस पर फोर्स लगाने से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा हमारा क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किया गया कार्य मिनिमम होगा, किया गया कार्य 0 होगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें अगर क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु, मशीन अथवा किसी अन्य जीवधारी द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन बताएं तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब देखो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, संपूर्ण ऊर्जा को, जितने प्रकार की ऊर्जा होती है, संपूर्ण ऊर्जा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है? संपूर्ण ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो वस्तु की गति की अवस्था में उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि गति की अवस्था में, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है, यहाँ पे m द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये v वेग से गतिशील है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान और v इसका वेग है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जिसका द्रव्यमान m और इसका वेग v है उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वही होता है जो कि हमारा कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल। ठीक, ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। इसकी वीमा क्या होगी? इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होगा जो कार्य का विमीय सूत्र होगा ml2t-2। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान दूना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर द्रव्यमान को दूना करेंगे, डबल करेंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अगर वहीं पे कहे कि गतिशील वस्तु के वेग को दूना कर दिया जाए, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर v का वैल्यू 2 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है गतिज ऊर्जा। दूसरा हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण, किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति या आंतरिक संरचना के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी कि विशेष स्थिति अथवा संरचना के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा एक ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का पिंड है और इसको क्या किया गया? h ऊंचाई तक ले गया, यहाँ से h हाइट तक ले जाया गया। ठीक है, अब h ऊंचाई पर ले जाने में कितना इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? तो उतनी ही ऊर्जा संचित होगी जितना कि इसको h ऊंचाई तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा को हम लोग Pe से डिनोट करते हैं या E से डिनोट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा कितना होगी? इसको h हाइट तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा? जितना इस पर बल लगाएंगे और जितना इसमें विस्थापन होगा। तो इसमें बल कितना लगेगा? बल इसमें mg लगेगा, है ना। वस्तु का द्रव्यमान m हो और गुरुत्व त्वरण g हो तो इस पर mg फोर्स लगेगा, जिसके कारण यह वस्तु ऊपर जाएगी। और h क्या है? उसमें विस्थापन हो रहा है, तो इसमें विस्थापन h हो गया। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? mgh हो गई। ठीक है, तो यह हो गया किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी Pe। इसका भी मात्रक वही होता है जो हमारा गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी डैम से जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है? हाइट पर होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ऊर्जा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ऊर्जा का संपूर्ण योग
हमेशा नियत होती है, और यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बदलते रहते हैं, लेकिन इनका संपूर्ण योग क्या होता है, नियत होता है। और इन दोनों के योग को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। जैसे कि अब सपोज करो यहाँ पे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जब यहाँ पर स्थिर अवस्था में तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा इसमें 0 है, लेकिन जैसे ही नीचे आना स्टार्ट करेगी इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन हर एक पॉइंट पे दोनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है, केवल ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया ऊर्जा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पावर के बारे में। ओके, पावर, शक्ति क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसके पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्य का परिभाषा पढ़े हैं, फॉर्मूला W = F/S। ठीक है, तो ये हमारा F/S क्या हो गया, कार्य हो गया। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर P = W/T। तो W क्या है, बल गुणित विस्थापन, यानी कि F/S/T। यहाँ से क्या हो जाएगा, S/T क्या है, यहाँ पे विस्थापन, यहाँ पे समय, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा F/V। तो हमारा P = क्या होगा, P = F/V। ठीक है, यहाँ पे शक्ति P = F/V, और V क्या है, यहाँ पे वेग है, और F क्या है, बल है हमारा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका पहला मात्रक हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं। तीसरा यूनिट होता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट। उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा होता है मेगावाट। 1 मेगावाट में क्या होता है, 10⁻6 वाट। ठीक है, और एक और इसमें इसका यूनिट होता है हॉर्स पावर, 1 HP होता है 746 वाट। तो क्या है, इस शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। W = Fs होता है, और पावर W/T, और एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालें तो P = W/T। तो W का होगा mL2T-2, और T का क्या हो जाएगा, कैपिटल T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा mL2T-3। तो P पावर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL2T-3। ठीक है, तो शक्ति के बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और एग्जाम्स में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आई होप कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तीनों पॉइंट्स, तीनों टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।